उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है जो अब तो बहुत करीब आ गया। 10 फरवरी से शुरू ही हो जाएगा पहला चरण का। अब बीच में मीटिंग वूटिंग ये वो बड़ा जनसभा ये सब भी नहीं होना है। तो अब ज़्यादातर जो टीवी पर और न्यूज में और थोड़ा बहुत ये लोग अपना सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मीटिंग, लेकिन ज़्यादा तो यही सब तरीका है। और जो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, लोग इस पार्टी से छोड़ के इधर आ रहे हैं, इससे उधर जा रहे हैं, और इसी से लोग तरह तरह का संकेत ग्रहण कर रहे हैं कि किसकी हवा है और क्या है। हमारे लिए गहरा सरोकार का विषय है ये कि जो ठीक चुनाव के पहले कुछ दिन पहले जो मंदिर वाला मसला थोड़ा सा ढका हुआ था, उसको कस के उजागर किया गया। और उसके बाद तुरंत फिर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर और ये वो सारा कुछ हुआ। और उसमें मोदी का जाना और ये वो, तो वो लोग जो मान के चल रहे हैं कि इसके द्वारा जो ध्रुवीकरण होगा, जो उनकी अपनी समझ है कि हिंदू वोटों को हम यदि एकजुट कर पाएंगे तो करेंगे। तो क्या, लेकिन जो अभी जो घटनाएं हो रही हैं कि वो सब वो अंदर करंट था या थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अब तो सारा कुछ जोड़ तोड़ जातीय समीकरण पर है। और इससे परे जनता क्या सोच रही है और कैसे सोच रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या जनता के लिए रोजगार माने बेरोजगारी और अन्य मुद्दे हैं कि नहीं, मतलब रखते हैं, या वो भी उसमें जातीय अस्मिता और उसमें अपना 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 राजनीतिक भविष्य उस तरह का अलग अलग जातियां किस तरह से देख रही हैं। कुल मिला के क्या होने वाला है चुनाव में, जनता को हम बेवकूफ नहीं मानते हैं। ठीक है, जनता बहुसंख्यक आबादी जो है अपना मुद्दा समझती है और क्या है, और वो भी जानती है कि जिस तरह के मुद्दे खड़ा किए जाते हैं उनसे कुछ खास फर्क उनके जीवन में पड़ता नहीं है। लेकिन चुनाव में जो पिछले 4-5 वर्षों से जो जनता झेल रही है वहाँ उत्तर प्रदेश में, जो बेरोजगारी का आलम है, जो वहाँ क्राइम का आलम है, और जो सांप्रदायिकता और उसके कारण जो जिस तरह का दमन वहाँ चल रहा है, ये सब सभी लोग समझ रहे हैं, इसको भोग भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसलिए ये मानना कि इनसे बेपरवाह है सरकार, वहाँ के लोग, ऐसा हमको नहीं लगता है। इस सारे चीजों का रिएक्शन कस के होने वाला है। अब ये अलग है कि जो बाजीगरी होती है जो वोटों का, क्योंकि वो चुनाव में जो जो डेमोक्रेसी हमारी संसदीय प्रणाली का जो दोष है, उससे कुछ लोगों को लाभ और घाटा, लाभ होता है और घाटा होता है। उसमें कैसे समीकरण बनेगा ये सब है, कौन वोट किधर जाएगा। जैसे पिछले कुछ दिनों से साफ जो जो मूल्यांकन हो रहा है, जो विश्लेषण हो रहा है, उसमें यही माना जा रहा है कि अदर देन बैकवर्ड क्लास जो है वो, उसमें का एक बड़ा चंक मोदी को मिल रहा है। तो निर्णायक इस बार भी फिर ले दे के वो होगा ही। मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश में अन्य जगह जैसे झारखंड में चुनाव हुआ तो दलित वोट जो है वो अलायंस को चला गया, कांग्रेस इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जीत पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती बहुत माने कम होते हुए भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दलित वोटों पर उनका तो नियंत्रण है ही, और वो लोग मानते हैं चाहे वो उसमें, इसलिए मायावती दलित वोटों को पर अपना प्रभाव और वर्चस्व रखती हैं। तो वो जो नया समीकरण बना रही है कि ब्राह्मणों के साथ मिलकर कुछ हम सीट जीत जाएंगे, इस तरह का है, तो अब कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा होगा तो उससे भी मोदी को नुकसान ही होगा। यदि मायावती भी थोड़ा बहुत सीट ले पाए और ब्राह्मणों को या आगरा वोट थोड़ा बहुत प्राप्त कर पाए, तो उससे भी
मोदी को ही नुकसान होगा। कांग्रेस कांग्रेस अपना मजबूती जो भी दिखा रही है, तो जैसी स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करने नहीं जा रही है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे और जो भी है, ईसाई तो वहां बहुत कम है, लेकिन मुसलमानों का एक अहम भूमिका होने वाला है इस चुनाव में, तो वो वोट भी भटकने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि उनके अस्तित्व का सवाल है। तो इसलिए कुल मिला के कांग्रेस भी यदि कुछ करेगी तो वो नुकसान करेगी मोदी को ही, भाजपा को ही नुकसान करेगी। अब रहा तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि ओबीसी जो है, जो ओबीसी पिछले बार क्लियर कट मोदी के साथ चला गया था, उसमें से कुछ लोग टूट के चले आए हैं वापस, और वो लोग इसका प्लस पॉइंट अखिलेश को मिलेगा। इसलिए कुल मिला के अखिलेश की स्थिति मजबूत है, और एजेंडा में साफ है कि वो भ्रम बनाना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें सफल भी हो पा रहे हों, यानी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, यानी मंदिर, बाबा विश्वनाथ और ये वो इस तरह की चीजें। लेकिन ये काट के हांडी कितना बार चढ़ेगा? एक दो बार चढ़ गया, थोड़ा बहुत हुआ, इसलिए वो सारा चीज नेपथ्य में चला गया है। वो अब वो भी समझ रहे हैं इस बात को, और इसकी वजह से ही जो संकेत एक ठोस रूप में मिला कि भीतर से कितना वो लोग हैं कि जो योगी को वापस अपने घर भेजना पड़ा उनको, वो अपने घर गए, गोरखपुर से ही वहीं से लड़ेंगे अपना जहां लड़ना है। तो ये सब कुल मिला के है। लेकिन एजेंडा जो चुनाव का जिस विषय पर हम लोगों को बात करना था, वो एजेंडे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जनता के मन में वो सब एजेंडा है, रहा होगा, लेकिन वो एजेंडा जो माने जनता का मुद्दा है, जो वो चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, उसमें तो नेता लोग ही नहीं बोल रहे हैं आजकल। अब जो भी बातचीत हो रहा है जातीय समीकरण और उसको मजबूत बनाने के। दूसरा जो हम लोगों की चिंता रहती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, बोलने की आजादी और ये सारे मुद्दे भी असल में ये हमको शुरू से लगता है कि ठीक है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये असल में कुल मिला के ये मिडिल क्लास हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आम जनता तो इतना त्रस्त है कि वो आजादी, जिसको सच्ची आजादी कहते हैं या जिसको मानवाधिकार कहते हैं, उसका उपयोग वो कभी करती ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो गरीबी है, विपन्नता है। वो जब है ही नहीं तो फिर डेमोक्रेसी को जिस रूप में हम लोग देखते हैं, इसलिए वो जो मास है वो उन सब मुद्दों को जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए शायद नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो यदि मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो इसलिए कि कहीं ना कहीं कितना भी ये सांप्रदायिकता का जहर फैला है, लेकिन वंचित, गरीब, मेहनतकश जनता जो है, उसमें एक अपना रागात्मक रिश्ता है। वो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दुख दर्द झेलते हैं, और इसलिए उनके अंदर एक तरह की एकजुटता रहती ही है। दंगा में भले उनका इस्तेमाल हो जाए, लेकिन इसके बावजूद एक आम जो सामान्य लोग हैं, वो दंगाई उतना नहीं होता है, ना उसमें सांप्रदायिकता का उस हद तक जहर है वो अपने पर। तो इसलिए कुल मिला के लगता है कि जनता इस बार एजेंडा अपने हिसाब से तय करेगी, और उसमें जो मुद्दे उसको प्रभावित करते रहे, बेरोजगारी जैसे हुआ, मजदूरी कम मिलना, काम का अभाव, ये सब जो संकट है, और सबसे ज्यादा उच्च जातियों का, पुलिस का उत्पीड़न, महिलाओं वाला सवाल जो है वो, ये सब सारी चीजें जरूर वोटर के दिमाग में रहेंगी। जो हम लोग जिसको जो आधुनिक शैली में चाहे जिस तरह की जो बातें कहते हैं, डेमोक्रेसी कर, मानवाधिकार की बातें
जो एकेडमिक तरीके से बहस चलता है उससे पढ़े, वहां भी ये सब चीजें समझ में है। और उसको लेके कुल मिला के हमको लगता है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से इन लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। अब क्योंकि जो वो लोग कहते हैं समीकरण बनाने का कोशिश करते हैं, जातीय समीकरण, इधर से वोट तोड़ लेना, उधर से तोड़ लेना, कुछ ऐसे वैसे। तो जो उनकी ताकत यही है कि जो अगड़ा वोटर्स है, जो अगड़ा केवल जातिगत आधार पर हम नहीं कहते, जो अभिजात तबका है वो अपना हित खूब बखूबी पहचानता है। उस मोदी के तमाम बेवकूफियों को बर्दाश्त करते हुए भी, या मन ही मन हो सकता है उस पर हंसता भी हो, लेकिन वो एकजुट रहता है। और हर बार होता है कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट है उसमें ही सेंधमारी होती है, वही बिखरता है, टूटता है। उसमें कुछ न कुछ जो जिसमें पिछले कुछ वर्षों से ये दिखता रहा है कि पिछड़ावाद के उदय के बाद हमेशा से जो पिछड़ावाद भी जो जिस दबंग रूप में प्रकट होता है, जैसे बिहार में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसके बाद ज्यादातर वो लोग जो अपने से जो लोहिया जिसको कहते हैं कि जो जाति संरचना ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं, हायरार्की जिसको कहते हैं, श्रेणीबद्ध इतना है, और उसमें वो जीवन मूल्य माने जो सामाजिक दृष्टि से सफल जो जीवन मूल्य है ऊपर से नीचे आता है। यानी मनुवाद वाला वो जो है, जो थोड़ा था सब लोग ब्राह्मण बनने की कोशिश में लग जाता है। ये सब चीजें जो है, एक जो निम्न जाति है उससे थोड़ा सा ऊपर जो जाति हुआ, उससे जो थोड़ा सा ऊपर हुआ, और सब में वो श्रेष्ठता वाला भाव और अपने निम्न जाति के प्रति उपेक्षा भाव होता है। तो पिछड़ावाद के उदय के बाद बहुत कस कर वो लोग ऊपर में किससे लड़ेंगे, ब्राह्मण से और राजपूत से और उच्च जातियों से, उसके तुलना में अपने से निम्न जातियों का ही वो दमन करते हैं और उस पर जुल्म करते हैं और उनसे उनका हित भी टकराता है, मान लीजिए। तो उसको लेके ये भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है पिछड़ावाद को, जब मंडल की राजनीति को, इसका बहुत जो भी मंडल की राजनीति में शामिल होकर आरक्षण का फायदा उठा के जो लोग ये आगे बढ़े, वो पलट के नहीं देखते हैं अपने समाज की तरफ, वो अपनी ही दुनिया में, उसी दुनिया में, इसी सिस्टम में उसी को मजबूत करने में लग जाते हैं, उसमें ही अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं। वो व्यवस्था बदले, सिस्टम बदले, इसमें उनकी रुचि जरा भी नहीं है। नहीं तो क्या उनके मन में कभी भी ये सवाल किसी को होता है कि भाई एक लेक्चरर का दरमाहा 1.5 लाख क्यों होगा और एक नरेगा मजदूर का 225 क्यों होगा? ये फीलिंग कभी नहीं होता है लोगों के मन में कि इतना अंतर क्यों है, इतनी बड़ी विषमता की खाई क्यों है। मानवीय श्रम और शारीरिक श्रम में, ये मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में इतना अंतर क्यों है, ये इस तरह का विभाजन क्यों है? सब तो इसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें अपने लिए जगह चाहते हैं, उसमें अपने लिए आजादी चाहते हैं। और इसीलिए जो व्यापक जनता है कभी कभी इन सब चीजों के प्रति जो एकदम बेपरवाह हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। अब इसको हम दूसरे चीजों में देख रहे हैं, जितना पब्लिक सेक्टर जैसे बंद होता है, तो बंद हो रहा है तो उसके लिए गरीब जनता थोड़े रोएगी, काहे रोएगी? अब बोकारो स्टील कारखाना है, वहां एक न्यूनतम मजदूरी 1 लाख है और उसके बाहर 4 पहला धान में लोग खटता रहा है हाल तक। तो उस आदमी को, असंगठित मजदूर को, चाहे उस तरह का जो खेतिहर मजदूर है, चाहे उस तरह का कमाने खाने वाला, उसको क्या मतलब है कि पब्लिक कंपनियां बचे चाहे नहीं बदले, सार्वजनिक क्षेत्र बुड़ जाए तो बुड़ जाए। तो ये सब चक्कर है। इसलिए लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये मोदी और ये लोग इनको अपने अपने उस फॉर्मूले पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया कि हम सांप्रदायिकता के मुद्दे को, और जो जिस पर 100 बरस से, पिछले 100 बरस से जिस पर काम करते रहे
कि हम बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे, तो उसके बाद हम आसानी से वोटरों को, और ध्रुवीकरण का तरीका वही है। एक तो सांप्रदायिकता, जो इसलिए कृत्रिम दुश्मन बनाना, पाकिस्तान है चाहे अपने देश के अंदर है तो ईसाई है दुश्मन, मुसलमान है दुश्मन। और दलितों के बारे में भी हाल के दिनों में जो दिखाई दिया सोशल मीडिया में चाहे और जगह, जो मनुवादी लोग हैं चाहे उस तरह के लोग कितना भद्दे ढंग से टिप्पणियां करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, आप किस तरह से करते हैं। तो ये सब है। अब उसमें जो थोड़ा बहुत है कि दलित नेता हैं, उनके अंदर इस तरह का चेतना क्यों नहीं जग पाता है, वो इन सब चीजों को समझ, तो वो भी वही चीज है कि वो भी चाहते हैं इसी सिस्टम में हम थोड़े से सत्ता में हमारी भागीदारी बढ़ जाए, और इसका फायदा उठा के वो हमेशा लाभ उठाते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में लगता है कि ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी, और नेता तो जैसे ही हैं अपने लोग तरह तरह के, लेकिन जनता तय कर रही है दशा और दिशा, वो लोगों को मजबूर कर रही है कि किस दिशा में राजनीति जाएगी, और उस तरह से हो रहा है। इसलिए इसको लॉन्ग रन में यदि हम लोग सोचेंगे कि भाई अब चुनाव जीतने के बाद भी क्या होगा, नहीं होगा, और हो सकता है, क्योंकि बार बार वैसा हुआ है, इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जनता ने वोट दिया, फिर बाद में वो बिखर गया वो चीज, बाद में कई बार ऐसा हुआ है। अभी लगातार मोदी और शाह की जोड़ी अपराजय है, तो गलत साबित हो गया, लगातार चुनाव हो रहा है और उसमें वो लोग हार रहे हैं। तो इसलिए कुल मिला के वो मित्र टूटेगा, लेकिन यही है कि वो बाद में तो क्या होगा ये कहना मुश्किल, और उससे कितना बुनियादी बदलाव आएगा ये सब सवाल अपनी जगह बना रहेगा। लेकिन हम लोगों को भी फिलहाल तो यही केंद्रित होकर सोचना है कि कम से कम पहले ये जो गर्दन पर सवार हो गया है, क्योंकि इसके वजह से ही, सत्ता के कारण ही उनमें ताकत है, नहीं तो उन लोगों में वो इतने नहीं ताकतवर भी हैं कि वो खुल्लम खुल्ला गुंडैती और लठैती और दमन कर सके। लेकिन हाँ, सत्ता उनके हाथ में है, उटपटांग चीजें हो रही हैं। अभी आज आज जैसे खबर है कि इंडिया गेट वाला जो पुराना जो जय जवान वाला जो शहीद जो ज्योति जलता था उसको वहां से हटा गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति वहां लगाएंगे। और नेताजी समझ में नहीं आ रही क्या चीज है, माने सीधा है कि नेहरू और गांधी और ये वो के पैरेलल एक इमेज जो उनके हिसाब से है उसको खड़ा करना है, इतिहास को इसके लिए जितना मटिया मेट कर सके। ठीक है, जितना दिन चल सकता है वो लोग चला रहे हैं, और कुल मिला के हम उम्मीद करें कि इसमें वो सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, व्यवस्था परिवर्तन वाला तो एक गहरी बात है, और वो हो पाएगा कि नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन इस बार मोदी को भाजपा को गहरा झटका लगने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये मेरा आकलन है।